नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं भारत देश के वीर प्रदेश राजस्थान की तरफ और जानते हैं वहाँ के लोगों के जीवन यापन को। राजस्थान पधारो मारे देश, भारत भूमि की पुरानी सीमा रेखा। आज भी वहाँ पर पुलिस वाले घोड़ों पर घूमते नजर आते हैं। हाथी की सवारियाँ भी आज भी नजर आती हैं। फेमस क्या क्या है देखते हैं। गांठ मारकर पगड़ी बनाने वाला जो कपड़ा है, डिज़ाइन बनाते हैं, वो आज भी वहाँ की फेमस है। मोदी जी इसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि हम लोकल होकर लोकल अपनी कला को कैसे विकसित कर सकें, स्किलफुल इंडिया कैसे बना सकें। हमारी जो पुरानी कला थी वही अच्छी थी। हस्तकला, दस्तकारी, रंग बिरंगा बंदेज बनाना, ये यहाँ की कला है। ऊँट परिवहन का साधन है। ऊँट, कैमल यहाँ का परिवहन का साधन है। अब ऊँट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अपनी नथनों को फैला और सिकोड़ सकते हैं ठंडी हवा के लिए। ये क्या करते हैं, इतनी गर्मी रहती है वहाँ पे तो, लेकिन ये इनको कम फील होता है बाकी जानवरों के हिसाब से, क्योंकि ये अपने नथनों को फैलाते हैं। नथनों पर नाक का जो छेद होता है ना, वो उनका फैलाना और सिकुड़ना करता है, जिससे वो ठंडी हवा ही अंदर आती है। जो बाहर की कंपेयर टू बाहर जो गर्मी है, गर्म हवा है, उसे वो ठंडा करके अंदर लेते हैं। ऊँट के दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ऊँट का दूध भी पीते हैं और उसमें इस दूध में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। गाय के मुकाबले वसा कम होती है और ऊँटों को दिशा ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है। एक तरीके से अगर देखना, आप कुछ ट्रेंड भी होते हैं और इसका मिसयूज़ भी हो जाता है। पाकिस्तान के अभी तो फेंसिंग कर दी है, BSF हमारे जवान लगे हुए हैं वहाँ पे इतनी कठिन परिस्थितियों में। तो लेकिन तब भी पहले क्या हुआ करता था, जब वहाँ फेंसिंग नहीं हुई थी तो लाद दिया उनके ऊपर हथियार, वो बॉर्डर तक छोड़ दिए और अपने में से कोई गद्दार भाई उस हथियार को वहाँ पार करा देता था। लेकिन आज स्ट्रिक्ट है। ऊँट खाते क्या है, कांटेदार पत्तियों को भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं ये, इसीलिए तो वहाँ जिंदा है। और एक और ऊँट की तरह ही एक राजस्थान के अपने एक और जीव के बारे में जान लेते हैं, डंक ईटर। ये मैक्सिमम पूरे भारत में पाया जाता है। इसे हम गंदा कीड़ा बोलते हैं। जो आपने देखा होगा गाँवों में मैक्सिमम लोग जानते होंगे। गाय का या किसी भी जानवर का मल होता है, उसे कुछ कीड़े आते हैं काले कलर, उसको रोल कर करके लेके जाते हैं। तो एक्चुअली वो समाज को साफ करने का काम करते हैं इस तरह के कीड़े। तो वो उसको रोल करते हुए लेके जाते हैं। 2 कीड़े आप आएंगे, उसको रोल करेंगे, गोल गोल बनाते हुए लेके जाएंगे अपने बिल में। तो उनको डंक ईटर बोलते हैं। ये डंक ईटर क्या करते हैं, 3 किलोमीटर दूर से ऊँट के गोबर को सूंघ लेते हैं और आते हैं और रोल करके अपना काम शुरू करते हैं। सर्दियों में जमा देने वाली सर्दी और गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। वहाँ रहने वाले लोग भी, उनको भी प्रणाम है जो वहाँ पे रहते हैं और अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और यहाँ पे अच्छी हवा, ठंडी हवा, नॉर्मल सा वातावरण और फिर भी देशद्रोही वाली बातें। गलत बात। रेगिस्तान में 50 mm से भी कम बारिश होती है। ऊँट ऊँट क्या करता है, चलते चलते खाते हैं, रुक कर वनस्पति खत्म नहीं करते। इन ऊँटों की सबसे अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि ना, अगर आपका वनस्पतियाँ कैसे खत्म होती है, जैसे आपके पास एक बाग है तो ऊँट क्या करेगा, उसी बाग में नहीं 10 ऊँट आया और उसी में करके पूरी आपकी घास चर दिया और आपके मवेशियों को नहीं मिला। स्पेशली जो हम मवेशी पालते हैं वो उनके लिए, बाहर के जो जानवर हैं, जंगली जानवर जो चरने वाले हैं, मेन खतरा मवेशी उनके लिए है। वो क्या करते हैं, उनकी जाके घास खत्म कर देते हैं और वो तो उन्हीं घास पे निर्भर हैं। हम तो उन्हें घर आके भूसा भी खिला देते हैं ना, लेकिन वो क्या तो उन्हीं घास पे निर्भर हैं और हमारे मवेशी उनका चारा खा जाते हैं। लेकिन ऊँट का क्या सीन है, ऊँट क्या करता है, चलते चलते खाता है। अभी उसके किनारे किनारे पेड़ है तो एक पेड़ को थोड़ी पत्तियाँ खाएगा, फिर थोड़ी दूर आगे जाके दूसरी पत्तियाँ खाएगा, इससे वनस्पतियाँ भी बचाता है। नमकीन पौधों से भी पानी ले सकता है। ये नमकीन पौधों से भी पानी ले लेता है, लेकिन लुप्त होने की स्थिति में है, क्योंकि पहले इनका बड़ा ट्रेंड था कि वहाँ राजस्थान के लोग इसका सम्मान भी करते थे, आज भी करते हैं। इनके दूध को भी बेचा जाता था। आज ये थोड़ा कम हुआ है। लोग दूसरा काम करने लग गए हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ के पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, अपनी कला संस्कृति भूल गए, उस पर हाथ कम लगाते हैं। इसके बाल से कंबल भी मिलता है, कंबल भी बनता है, अच्छा खासा है, उसके पालन में फ़ायदा है। लेकिन उसको है कि थोड़ा सपोर्टिव चाहिए,
सरकार का तो सपोर्ट चाहिए चाहिए। कंबल भी मिलता है, पायदान भी बन जाता है, रस्सियाँ भी बनती है। जो इनको पालते हैं ऊँटों को, उनको रायका बोलते हैं, राजस्थान में उनको रायका बोलते हैं, रायका लोग जो इन्हें पालते हैं। मशीनीकरण, भेड़ पालन, चारागाह, सिकुड़ता क्षेत्र, मैंने बताया ना ये जो अब भेड़ पालन का सीन क्या है, आपने एक एक भेड़ पालक के पास कम से कम 100 से 200 के बीच से कम तो भेड़ होती ही नहीं। वो क्या करेगा, अपनी भेड़ चराने निकल जाएगा, तो वो अपनी भेड़ तो उसने संरक्षित कर रखी है, वो भेड़ कम मरती है, उसको दवाई खिलाता है, वो मेंटेन डाइट देता है, फिर उसके बाद चराता भी है, तो सेफ है, मरने उनकी जो मृत्यु दर है वो कम है, और वो बढ़ती जाती हैं। और लास्ट में और खाती किसका खाना है, इन लोगों का, ऊँटों का, और जो वहाँ के जो लोकल चारागाह पर निर्भर जो अपने जीव जंतु हैं उनका खाना खत्म करते हैं। सिकुड़ता क्षेत्र इन्हें ऊँट से दूर ले जा रहा है। बीकानेर में रिसर्च सेंटर बनाया गया है इन्हीं के ऊपर। ऊँट के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। ऊँट एक साल में एक बच्चा देता है और उसकी मृत्यु दर 20 से 30% है। लोक कथाओं में ऊँट को सम्मान दिया गया है। जैसलमेर का घंटियाली गांव, वहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, उसका जिला, मैंने बोला राजस्थान के बारे में कुछ जानेंगे। वहाँ की हम मेरा फोकस है कि वहाँ के जो लोग जी रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो आप तक बात पहुँचाऊँ। ऐसा नहीं है कि आप अगर एसी में सो रहे हैं तो पूरी दुनिया एसी में सो रही है, ऐसा नहीं है। एक बार देखिए और देश प्रेम की भावना देखिए कि मिट्टी का प्यार देखिए कि वो वहाँ छोड़ने को तैयार नहीं, और हम यहाँ पे भी रह के अपने देश का साथ नहीं दे सकते। देश का साथ देने का मतलब नहीं कि केवल जाके बॉर्डर पे गोलियां ही चलानी है। हम अगर स्वदेशी हैं, अच्छा सत्यनिष्ठा के साथ अपना ही काम कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का देश प्रेम है। अगर मैं दूध वाला हूँ, अगर मैं प्योर दूध बेच रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक आदमी को मेंटली और फिजिकली स्वस्थ बना रहा हूँ, है ना, मैं मिलावट नहीं दे रहा हूँ। अगर ऐसे हर आदमी काम करे तो वो स्वस्थ रहेगा, बीमार कम पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा, देश की प्रगति हुई ना। ये भी एक तरह की एक देशभक्ति है। तो ऐसा कुछ, तो आगे देखते हैं। जैसलमेर का घंटियाली गांव, कोई हरियाली नहीं, जिला मुख्यालय 125 किलोमीटर दूर है। जैसे आप नहीं बाइक उठाते हो 10 किलोमीटर दूर जाके कोई काम करके आ जाते हो, कोई एप्लीकेशन देनी दे के आ जाते हो, 125 किलोमीटर दूर इनका जिला मुख्यालय है। सोचिए, वो भी भीषण गर्मी जैसलमेर की, ट्रांसपोर्ट कम, और पाक सीमा, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान से जो पाकिस्तान सीज फायर करता है उसका खतरा बराबर बना रहता है, घुसपैठियों का खतरा बराबर बना रहता है। पाक सीमा से केवल 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर दूर है। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क, दिक्कत है। जी रहे हैं लेकिन देश प्रेम नहीं कम हुआ। यहीं से तनोट माता का मंदिर भी जाता है। माँ तनोट माता के बारे में कौन नहीं जानता। 1965 की युद्ध में माँ पे कितने गोले दागे गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो माँ के मंदिर को कोई तबाही नहीं। आपने बॉर्डर मूवी देखी है ना, वही वाला सीन। अकाल ने तबाही पर खड़ा कर दिया है इस गांव को, इस इलाके को, जैसलमेर को। अकाल इतना पड़ता है, अब अकाल पड़ेगा ही, ना पानी है ना कुछ। पानी के टैंकर जाते हैं लेकिन वो भी उतना सफिशिएंट नहीं है। तो अकाल ने इसको तबाही पे लाकर खड़ा कर दिया इस क्षेत्र को। जैसलमेर की आबादी 7 लाख है, 7 लाख की आबादी वाला शहर है। पशुओं की संख्या 33 लाख है और 840 गांव है। इंदिरा गांधी नहर जो बनी थी उसका असर तो पड़ा है, पर दूर दराज गांवों में बहुत बुरे हाल है। 14 गांव अकाल ग्रस्त हैं यहाँ के। 471 किलोमीटर की पाक सीमा जैसलमेर की है। जैसलमेर है और पाक 471 किलोमीटर पाक के साथ उसकी सीमा लगती है। पवन ऊर्जा में भी काम चल रहा है। ये सब चीज़ें बहुत, जब हम भारत आज़ाद हुआ था तो शुरू के जो 10 साल थे हमें इस चीज़ पे ही फोकस करना चाहिए था, हम कैसे कैसे डेवलप हो सकते हैं। ये नहीं कि हम कैसे कैसे पर्सनल डेवलप हो सकते हैं, जो अपने राजनेताओं ने किया कि अपनी तिजोरियां भरी, कैसे कैसे हम देश को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मेरे को एक रोड बनानी है तो उस ऑफिसर को जिसको रोड बनानी है इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए था कि हाँ भाई इसके बाद ये सीन हो सकता है। क्योंकि हम सबसे पहले नहीं थे जो आज़ाद हुए थे 1947 में। अगर हम बाहर जाके घूम घूम के ये दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये बार खुला है, हाँ यहाँ पे ईफिल टावर है, हाँ ये यहाँ पे कोई और अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ पे ये अजूबा है, वहाँ तो हम ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पे कैसे सड़क बनती है, यहाँ का म्यूनसिपलिटी का मैनेजमेंट क्या है। अगर सड़क बनी है तो एक बार में उसके नीचे पाइप बिछ जानी चाहिए, चाहे वो वाटर रिजर्वायर की पाइप हो या तो बिजली के वायर हो
या पानी के लिए लोकल सप्लाई वाले पानी हो का सप्लाई हो, वो एक बार में बिक जानी। इसको नहीं कि आपने लोकल, एक तो सरकार का पैसा खाया, लोकल रोड बनाई, फिर खोदा, तो वो हमने पहले खा लिया, फिर उसको बनाने के लिए फिर खाओगे और लगवाने में भी खाओगे, क्योंकि एक बार पाइप पड़ गई, कौन उसकी क्वालिटी चेक करने जा रहा है, तो वाला सीन है ना। तो ऐसे बहुत पैसा खाते हैं। तो हमें खुद में ईमानदार और अनुशासित होना पड़ेगा। इसके लिए हमें शिक्षा पद्धति भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कैसे बने, वाला भी सीन है। तो आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का असर तो पड़ा, पर दूर दराज गाँव में बुरे हाल है। पवन ऊर्जा में भी काम चल रहा है। पोखरण यही है, पोखरण वही ना ऑपरेशन शक्ति जहाँ पे हुआ था, अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था। यहाँ पे गड़ीसर करके एक तालाब है जो आज भी भरा हुआ है। मध्य एशिया का ये व्यापारिक रास्ता था, जो मध्य एशिया से हम व्यापार करते थे, अफगानिस्तान हो गया आपका और आगे ईरान तक, वो पहले हमारा ही इलाका था, अब तो उसे अफगानिस्तान और ईरान बोलने लग गए। सीमाएं संस्कृति नहीं बांट सकती, ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे आज नेपाल के ओली साहब खड़े हो जाते हैं ना कि ये है वो है, उन अकेले के हिसाब से नहीं चल सकता। नेपाल हमारा भाई था, है और रहेगा। इसमें बट चीन के बहकावे में आके हमें उनसे दुश्मनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें दोस्त बनाने हैं, दुश्मन नहीं। तो उस बात को ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मध्य एशिया का व्यापारिक रास्ता था। तेल और ग्रेनाइट मिलने से मौका, यहाँ पे तेल और ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं, मौका है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उद्योग होगा। इतना बड़े बड़े प्लांट लगेंगे तो लोगों को उद्योग मिलेगा, लोकल लोगों को उसकी परेशानी जाएगी, अच्छा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। बाड़मेर भी सूखाग्रस्त है। 2712 गांव सूखेग्रस्त हैं यहाँ पे। कईयों को जिला मुख्यालय जाने के लिए 180 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। 2712 गांव, बाड़मेर की बात बता रहा हूँ। 11 गांव में अकाल ज्यादा है। यहाँ की जो निवासन दाड़ी है में 6 किलोमीटर दूर से, दाड़ी मतलब वहाँ का जो इलाका गांव टाइप का मान लो, अपन उनके यहाँ दाड़ी बोलते हैं, 6 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती हैं औरतें। बाड़मेर में 5,50,000 बड़े पशु हैं, और जिसमें से 21,900 पशुओं को गौशाला में जगह मिली। सोचिए आप, 5,50,000 हैं, उसमें गाय और बैल हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, बड़े पशु हैं, जिनमें से केवल 21,900 पशुओं को गौशाला में जगह मिली है। वो भी ऐसे मरते रहते हैं प्यास की वजह से। पहले लोग पालते थे, अभी बचा ही नहीं, उसके लिए हमें मेंटेन करना पड़ेगा। जोधपुर में पाडली गांव में अकालग्रस्त है। यही केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी है, जोधपुर में। भीलवाड़ा में भी हालत खराब है। 8,000 करोड़ से ज्यादा का कपड़ा निवेश है भीलवाड़ा में। अजमेर, तब भी ये कपड़े में भी पानी का वो लगता है। काफी विवाद हुआ था कि जो टैंकर आते हैं वो पानी में मैक्सिमम चला जाता है, क्योंकि सरकार भेजती है, ऐसा नहीं सरकार काम नहीं कर रही, भेजती है, लेकिन निचले स्तर पे भी अनुशासित होना पड़ेगा हमें। ट्रेन जाती है तो भीलवाड़ा की कपड़ा उद्योग में जो पानी लगता है उसके लिए विवाद होता है। यहाँ के किसान विवाद करते हैं कि भाई हमारे लिए पानी आता है, उधर क्यों लगता है। अब यहाँ तो कितनी सच्चाई है भगवान जाने, लेकिन है तो विवाद तो होता है। अजमेर भी बुरे हाल में है। सभी तालाब जल स्रोत सूखे पड़े हैं। आप ये सोचिए कि जितनी बावड़ियां पहले राजा महाराजाओं ने बनाई थी ना, सब में पानी रहता था, और आज हम जो बनाते हैं वो सूखा पड़ रहता है। टेक्नोलॉजी का फर्क पड़ता है। हाथीपुरा गांव लंबा सफर करके जानवर पानी पीते हैं। ठीक है, हाथीपुरा गांव में लंबा सफर करके आगे जानवर पानी पीते हैं। अब सीकर जिले के बाद बात कर लेते हैं। सीकर जिले का 80% इलाका रेड जोन में, मतलब सूखाग्रस्त। झुंझुनू भी खेतड़ी भारी जल संकट में है। इसको तांबे की राजधानी भी बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद को यहीं पे नया नाम मिला था, झुंझुनू में। अजीत सागर बांध भी सूखा चल रहा है। कोटड़ा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। 33 में से 19 जिलों में अकाल की स्थिति पड़ी हुई है। 14,487 गांव फंसे हुए हैं राजस्थान के। 90 कस्बे, 1.5 करोड़ जानवर अकाल से त्रस्त हैं। 10% जमीन देश की 10% जमीन है देश की, लेकिन पानी 1% है। किसान कर्ज में फंसता जा रहा है। सारे कुएं, बावड़ी, कूड़ा घर बन चुके हैं जो पुराने राजा महाराजाओं ने बनाए थे ना। क्यों बन गए? हमारी संस्कृति से दुश्मनी, वामपंथी विचारधारा कि हम इसको मेंटेन, हम ताजमहल को तो रोज सजा के रखेंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ का किला धुआं फाड़ता रहेगा। ये है। तो राजा महाराजाओं की जो बावड़ियाँ थी, जो देश प्रेमी राजा महाराजा थे,
उनकी बावड़ियाँ में कूड़ा घर बन गया है। लेकिन अभी कुछ लोगों ने प्रयास किया है, उसे साफ कर रहे हैं। पानी आज भी वहाँ का ठंडा है, या किसी ने उसे अतिक्रमित कर लिया है। बानेश्वर मेला डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर, माही, सोन और जाखम नदी का संगम इसे तीर्थ बनाता है। बानेश्वर मेला यहाँ पे लगता है, डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे माही, सोन और जाखम नदी का संगम होता है। इसे तीर्थ बनाता है। यहाँ के लोगों के लिए तीर्थ है। यहाँ के लोग मैक्सिमम खेजड़ी का पेड़ उगाते हैं। खेजड़ी का पेड़ की बहुत अच्छा इतिहास है। और ये जो मेला क्या था, मैंने बताया आपको, बानेश्वर मेला, इसका माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है। संत बाऊजी महाराज से संबंधित है ये, संत बाऊजी महाराज से संबंधित। अब खेजड़ी के पेड़ का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। खेजड़ी का पेड़ का अपना बड़ा इतिहास रहा है। खेजड़ी का इसका इतिहास 1730 में 363 लोगों ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, जिसमें अमृता देवी व 362 लोग मर गए थे। एक्चुअली वहाँ के राजा ने ये खेजड़ी के जो पेड़ हैं इनको कटाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये लोग पेड़ में चिपक के खड़ी हो गई थी, तो इनके सहित काट दिया गया था उन्हें। चलिए आगे देखते हैं थार रेगिस्तान के बारे में। इसी राजस्थान की कड़ी में थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा। थार रेगिस्तान के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क यही थार में ही है, जो पाकिस्तान बॉर्डर पर 3000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का है। इसमें 73 गांव हैं, 60,000 की आबादी है, 2 लाख पालतू पशुओं पर निर्भर है। 700 किस्म के पेड़ पौधे, 51 तरह के रेंगने वाले जीव, 141 किस्म के पक्षी मिलते हैं। कुछ मानते हैं यह इलाका समुद्र का हिस्सा था। यहाँ पे चिंकारा पाए जाते हैं। सबसे मेन पक्षी यहाँ का गोड़ावन बड़ा पक्षी है, अच्छा लगता है वो। उसके ऊपर 2 सींग से हिलते रहते हैं, वो भी संकटग्रस्त है। मेन मुद्दा मेरा बताने का आपको ये है, गोड़ावन जो बड़ा पक्षी है यहाँ का, वो संकटग्रस्त है, लुप्त होने की कगार में है। वन विभाग इसके प्रयास में लगा हुआ है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, ठीक, जो ग्रेट ब्रिटेन के बराबर है। 85% भारत में है और 15% पाकिस्तान में। गुजरात, हरियाणा, पंजाब तक फैला है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे हम पेड़ काटते रहे तो यूपी तक भी आएगा। दक्षिण में कच्छ के रन पर खत्म होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। दुनिया का सबसे घनत्व आबादी वाला रेगिस्तान है थार। राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व है। जोधपुर केंद्र में है थार के। यहाँ का फेमस किला है मेहरानगढ़ का किला। मारवाड़ राजाओं की हिस्ट्री जुड़ी हुई से मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ पहाड़ पहले ज्वालामुखी का एक हिस्सा था। यहाँ पे एक लोकमत है कि भाकुर चिड़िया की पहाड़ी के नाम से भी इसका नाम है। यहाँ की एक बावड़ी बोलते हैं ना, जिसमें कुआं टाइप का होता है, लेकिन कुआं नहीं होता, बहुत चौड़ा होता है। उसमें सीढ़ियां लगी होती है चारों तरफ से, आप उतर के उसमें नीचे जा सकते हो और पानी भर के ऊपर आ सकते हो। तो तूरजी का झांगड़ा करके एक बावड़ी है यहाँ पे। एक लतीफ कुरैशी नाम के एक अच्छे आदमी है जो चीलों को खाना खिलाते हैं। आज भी वो मांस लेके जाते हैं, ऊपर से फेंकते हैं और चील कैच करके खाती है। उनका नाम है लतीफ कुरैशी। स्विफ्ट चिड़िया भी यहाँ पे पाई जाती है। मंगोलिया और चीन से पक्षी यहाँ आते हैं। क्रेन पक्षी यहाँ आते हैं। काले हिरण भी हैं यहाँ पे, जो संकट में है। इसी संकट वाला मेन ध्यान रखिए, काले हिरण संकट में है। एक यहाँ पे जहरीला सांप पाया जाता है जिसको बोलते हैं सॉइस स्केल वाइपर। और एक और बात, ये जो थार रेगिस्तान है वो 1000 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगाया जाता है। वायर फेंसिंग है उसकी, और बीएसएफ उसकी कंटिन्यू पेट्रोलिंग करती रहती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। आप सोचिए कितना सहते हैं हमारे देश के वीर जवान। चलिए एक और गांव के बारे में जानते हैं, राजस्थान के खीचन गांव में बीकानेर से लेकर पश्चिम पूर्व जैसलमेर तक, बीकानेर से लेकर पश्चिम पूर्व तक जैसलमेर से 150 किलोमीटर पूर्व में खीचन है। बंजर भूमि है, साल में केवल एक फसल होती है। यहाँ पे आते हैं साइबेरिया के क्रेन पक्षी आते हैं साइबेरिया से। ऊंचाई उनकी 3 फुट होती है उन पक्षियों की। गांव वाले कितने अच्छे हैं, सोचिए। वहाँ पे गांव वाले आहार देते हैं।
गांव के पास एक तालाब है और चूना मिट्टी है, जिस कारण ये यहाँ आते हैं। गांव का जो तालाब उसकी चूना मिट्टी है, इसलिए वो यहाँ वहाँ पे आते हैं उस तालाब में। स्थानीय नाम उनका गांव वालों ने रख दिया है कुर्जा। रोजाना गांव वाले अपने पास से 500 किलो ज्वार डाला जाता है। 500 किलो ज्वार उनके लिए खाने के लिए डाला जाता है रोजाना जब वो आते हैं। और दाना जब वो चुगते हैं तो 3 घंटे तक दाना चुगना चलता रहता है, और ये 5 महीने तक रोज 500 केजी ये गांव वाले खिलाते हैं। खींचन गांव के इतने अच्छे लोग हैं। मार्च में गर्मी बढ़ने से यहाँ से निकलना, वहाँ पे ठंडी हो जाती तो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जब मार्च में यहाँ गर्मी पड़ने लगती है खींचन गांव में, तो वो यहाँ से उठ के चले जाते हैं वापस अपने स्थान पे। अब देख लेते हैं सांभर झील के बारे में। जैसलमेर बाड़मेर में गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया। अरावली राजस्थान के 2 क्षेत्रों में बांटती है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान को 2 क्षेत्रों में बांटती है। पूर्वी हिस्सा ठंडा रहता है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा गर्म रहेगा, पश्चिमी हिस्सा। पूर्व में बाघ हिरण हरा प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है तो हरा प्रदेश रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर पश्चिम में साइबेरियन, यूरोपियन पक्षी, वेलकन, ये सारे पक्षी आते हैं सांभर झील में। ये उत्तर पश्चिम में ही है सांभर झील। जयपुर से 100 किलोमीटर दूर है सांभर झील। एशिया के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सर्दियों में 70 से ज्यादा पक्षी प्रजाति यहाँ पे आती है। लंबाई इसकी है 35 किलोमीटर से ज्यादा। इस झील में बीटा कैरोटीन नामक पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसी खुराक के लिए पक्षी यहाँ पे आते हैं। इसी पानी में मिला होता है बीटा कैरोटीन, उसी खुराक पक्षियों की पूरी होती है उसी से। 200 टन से ज्यादा नमक उत्पादन करता है अपनी सांभर झील। भारत की 10%। अब ये सिकुड़ रही है, ठीक है। 80 के दशक में 5 लाख फ्लेमिंगो पक्षी आते थे यहाँ पे, और आज जो 30,000 ही बचे। और ये सिकुड़ क्यों रही है? मशीनी अतिक्रमण, लोगों का ज्यादा इंटरफेरेंस प्रकृति में, इसलिए ये सिकुड़ती जा रही है। नमक का बिजनेस शुरू हो गया बहुत बुरी तरीके से, ट्रकों का आना जाना, रेलगाड़ी का आना जाना, तो इस वजह से ये सिकुड़ती जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर प्लीज।